कैमरा एक्शन। फिल्म जगत के एक गीतकार जिन्होंने तय किया एक लंबा सफर। तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। ऐसे गाने जो आपके दिल की गहराइयों तक उतरते हैं। अरे तुम पर हम है अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। इन गानों में दिल की नहीं बल्कि नैनों की भी बातें हैं और चुनरिया की बातें भी। चुनरिया तेरे नाम की। ज़माने बदलते रहे पर इस गीतकार के गाने चलते रहे। आंखों से काजल की तरह, फूलों से खुशबू की तरह, दिल को चुरा लिया है तुमने। सुधाकर शर्मा, इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। ये है पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। गीत संगीत एक ऐसी दुनिया सजाते हैं जहां गम है, खुशी है, जहां तन्हाई है वहीं मिलन की बात है। हर तरह के गीत होते हैं। अब बात करें कि गीत कौन से अच्छे बनते हैं, तो कभी लगता है कि संगीत का कमाल है, तो कभी लगता है कि शब्दों की जो लड़ी सजाई गई है वो अपने आप में बेमिसाल है। जी हाँ, शब्द बहुत मायने रखते हैं और ये गीतकार जो होते हैं ना, वो इन्हीं शब्दों को ऐसे प्यार से आगे पीछे करके सजाते हैं कि यही अपने आप में नायाब हीरा बन जाते हैं। जी हाँ, माणिक के बाद पन्ना लगाना है या पुखराज लगाना है या फिर मोती से सजाना है उसे, ये जो पूरी लड़ी जब बनकर आती है तो हम उस गीत का मजा लेते हैं, संगीत का मजा लेते हैं। और आज ऐसे ही गीतकार जिन्होंने शब्दों की जब लड़ी लगाई तो बहुत सारे गीत लिख डाले। जी हाँ, फिल्मों में आपने गीत सुने हैं, अगर आपको अभी नाम बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक से एक सुपरहिट गीत। फिल्म जोड़ी नंबर 1 ये है जलवा, कहीं प्यार न हो जाए, दुल्हन हम ले जाएंगे, और ऐसी ही बहुत ढेर सारी फिल्में, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी फिल्मों के गीत इन्होंने लिखे हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है सुधाकर शर्मा जी। सुधाकर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार। रेणु जी, आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जी, जिसको सुन के मैं बम्बई आया। क्या बात है। मैं मांदकौल गांव का रहने वाला हूं। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है पलवल के पास। वहां हम खेतों में जब काम करते थे, मेरे दादाजी किसान थे और मेरे एक चाचा थे बलबीर, उनके पास ट्रांजिस्टर था। तो वो बस जहां भी होते थे ट्रांजिस्टर वहीं होता था। तो वो काम वाम कुछ नहीं करते थे, सबको गाने ही सुनाते थे। अच्छा। हाँ, तो जब मैं विविध भारती का प्रोग्राम सुनता था और उसमें मैं अनाउंसमेंट सुनता था जी, कि अब आप सुनिए शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक गीत जिसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने, तो मेरे मन में बड़ी हिलोर उठती थी कि क्या कभी ऐसा होगा कि विविध भारती से मेरा नाम अनाउंस होगा। और आज मैं विविध भारती पे आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है। इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती। वाह। तो शुरुआत हुई तो विविध भारती से, विविध भारती में नाम सुनने की तमन्ना से जी, और आज आपका पूरा हम इंटरव्यू ले रहे हैं जी। यानी कि आपकी और आपकी काम से जुड़ी हुई तमाम बातें जो हैं वो हम साझा करेंगे। तो सुधाकर जी, सफर की शुरुआत तो आपने बता दी जी। कि जो कहते हैं ना बीज कहाँ से पड़ा, तो उसी खेत में पड़ा था। जी। और आपने कितने गीत अभी तक रच डाले? जी, मेरे लगभग 5,500 गाने रिलीज हैं और 800 फिल्में हैं और कुछ 1500 के आसपास भजन हैं, प्राइवेट सॉन्ग्स हैं और मैंने 5 भाषाओं में गीत लिखे हैं। क्या बात है। तो एक लंबी यात्रा आपने तय की है, अलग अलग भाषाओं में भी किया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं हिंदी फिल्मों से। जी। तो कैसे आपने शुरुआत की? रेणु जी, मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि मेरा बॉम्बे में कोई नहीं था। 73 में मैं पहली बार यहाँ आया था। तब आपकी उम्र क्या थी? बस रही होगी कोई 22 साल। और तो क्या आपने सोच लिया कि आपको गीत लिखना है? मैंने हरियाणा में ही ये सोच लिया था। और मेरे दादाजी 3 भाई थे, एक बजाते थे,
एक गाते थे और एक लिखते थे। अच्छा। तो मैंने बचपन से ही माहौल वैसा ही देखा, तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी विधा है। और जब मैं एजुकेशन के लिए दिल्ली आया तो मेरे पिताजी को भी गाने का शौक था। जब रेडियो विविध भारती लगाते थे तो उस पे कभी मोहम्मद रफी साहब का कोई गाना आता था तो आवाज तेज कर देते थे। अच्छा। और खासकर गाना रमैया वस्ता भैया, वो गाना बहुत सुनते थे, उनका बहुत पसंदीदा गीत था। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। उस देश में तेरे परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस बाहों में दर्द की छाओं में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये रात चले, चांद तारों के तले रात ये रात चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना ना आया हमें। तू ना आए तो क्या, भूल जाए तो क्या, प्यार करके भुलाना ना आया हमें, प्यार करके भुलाना ना आया हमें। वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया। चलिए, ये तो हो गई दादाजी की पसंद। जी। आपको खुद क्या पसंद? ईमानदारी से कहूं तो जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया मेरे गुरु हैं हसरत जयपुरी साहब। उनका एक गीत है, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। क्या बात मुझे है। बहुत पसंद है। आपको पसंद है तो हम अपने श्रोताओं को भी सुनवा दें, तब बिल्कुल शुरुआत करें। बिल्कुल सुनवाइए, उनसे ही शुरुआत होगी तो एक तरीके से गुरु वंदना होगी। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब
लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मेहमान कलाकार सुधाकर शर्मा जी। जैसा कि आपने इस गीत से पहले बताया कि आपके गुरु हसरत जयपुरी जी, और कहाँ आप हरियाणा में पैदा हुए, वहाँ खेतों में रहते हुए विविध भारती सुनते हुए आपने सोचा कि आपका भी नाम कभी विविध भारती पर आए। जी। गीतकार के तौर पर ही आपने सोचा, ये बहुत बड़ी बात है, और आप गीतकार बन भी गए। बहुत लंबी यात्रा आपने तय की है। जी। तो ये बताइए कि आपने मान लिया, फिर मुलाकात कब हुई या नहीं हुई, आपने बस उनको गुरु मान लिया? नहीं, ऐसा हुआ कि मैं जब बॉम्बे आया, जी, मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, तो यहाँ पे रहने के लिए एक जगह चाहिए, जी, सोने के लिए कुछ तो चाहिए। जी। तो मैं दादर में एक दुकान का फट्टे पे सोता था रोड पे, और वो मेरी मदद की थी एक मोची ने, उसने मेरे को जगह दिलाई थी। लेकिन होते होते क्या हुआ कि मैं एक एड्रेस लेके आया था, बहुत दूर का कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं, दोस्त था, उसका कोई दोस्त, उसका एक एड्रेस लेके आया। तो मुझे ग्रैंड रोड पे एक छत पे सोने की जगह मिली, और उस पे मुझे काम करना ये पड़ता था कि 10 बाल्टी पानी ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे चढ़ाना पड़ता था, और वो रात को मुझे सोने देते थे, तो मैं एक प्लास्टिक नीचे बिछाता था और एक ओढ़ता था। अच्छा। ये ऐसी स्थिति में था। वहाँ एक उनके सीए थे, मैं उनका नाम भूल गया, एक दिन मुझसे बात की और कहा कि तुम यार अच्छे ब्राह्मण भाई हो, हमारे भाई हो, पानी चढ़ाना, ये सब सोना, ये क्या है, सब कुछ होने वाला नहीं है, तुम क्या करने आए हो? जी। तो मैंने उनको बोला, सर मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो बोले कोई गीत सुनाओ। तो हमने उनको गीत सुनाए। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। तो वो मुझे लेके आए फेमस स्टूडियो में, शंकर जी के स्टूडियो में, शंकर जयकिशन जी। और वहां उन्होंने मुझे स्पॉट बॉय रखवा दिया। तो मैं वहां काम करने लगा, और शंकर जी के वहां ऐसा था कि कम से कम 15 लोग जो है ना मेरे जैसे और थे। अच्छा। और सबका भरण पोषण जो है ना शंकर जी करते थे। हम कैंटीन में खाना खाते थे, बिल वो देते थे, चाय पीते थे और वहां सो जाते थे। मेरी ड्यूटी ये थी कि उनका लादी पहुंचना, गाड़ी वाड़ी धोना, ये सब, क्योंकि वो जो नया रंग रूट आता था सब लोग उस पे काम डाल देते थे। जी। तो ऐसा होते होते क्या हुआ है कि एक दिन हसरत साहब वहां आए, और मेरी बड़ी तमन्ना थी उनसे मिलने की। तो मैंने शंकर जी को कहा कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा, हसरत मियाँ ये सुधाकर है, मेरे यहाँ काम करता है, लेकिन ये गीतकार बनना चाहता है, इसको कुछ सिखाओ, सोचता अच्छा है। अच्छा। ऐसा उन्होंने बोला। हालांकि शंकर जी ने एक भी गीत मेरा सुना नहीं था, लेकिन बड़े लोगों का स्टाइल बड़ा होता है। उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा तो बस बोल दिया कि अच्छा लिखता है। जब उन्होंने सुना नहीं तो कैसे बोल दिया। ये बड़े लोगों का आशीर्वाद होता है। और हसरत साहब इतने सिंपल थे, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ, खार में, जी, बस आ जाओ। अच्छा। तो मैं वहां जाने लगा, और विधिवत उन्होंने मेरे गाने सुने, जो मैंने लगभग बॉम्बे आने से पहले मैंने 300-400 गीत लिखे थे। तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसा गुरु मिलना जिन्होंने मुझे हतोत्साहित नहीं किया, मेरे गीतों को सुन के उनको दुरुस्त किया।
कि ये तूने अच्छा लिखा है लेकिन ये ऐसे होना चाहिए। जी। तो मुझे फिर और शौक होता चला गया कि मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ। मांझते थे आप? मांझते थे। तो हसरत साहब ने मुझे लिखना सिखाया, थॉट कैसे लिया जाता है, स्क्रीन प्ले में गाने को कैसे फिट करना है जी। और प्रोड्यूसर को कैसे सेटिस्फाई करना है। तो मैंने बोला हमारा प्रोड्यूसर से मेरा क्या लेना देना। बोले जी। बेटा हम लोग गीत लिखते हैं, पसंद उसको आना चाहिए। जी। तो क्या है कि उसकी भी एक पसंद होती है, तो हम उसकी पसंद को रखते हुए अपनी पसंद कैसे शामिल करें, ये गुर की बात है। क्या बात है। वो गुर मेरे आगे चल के काम आया। हमें एक गीत लिखने के लिए मिला, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। वो गीत था प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म का टाइटल सॉन्ग। ये फिल्म मिली थी हिमेश रेशमिया को, जो विपिन भाई रेशमिया के बेटे हैं। आज तो बहुत ही मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ हैं जी। उन दिनों तो ये सिर्फ उनके बेटे थे। अंदाज सीरियल उन्होंने शुरू किए तो उसमें भी मैंने गीत लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को हिमेश जी ने बोला कि ये सर हमको एक काम मिला है तो आप गीत लिखिए। तो मुझे हसरत साहब याद आए। उन्होंने कहा था कि प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई कैसे करना है। जी। तो मैंने बोला हिमेश ये जितना भी लाइन है, प्यार किया तो डरना क्या, ये तो रखना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसकी सेकंड लाइन लगाऊंगा तो गाना फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं शकील साहब से अच्छा नहीं लिख सकता। वो भी जितना लिख सकते थे वो गीत में आ गया। जी। तो सेकंड लाइन कहां से लाऊंगा। तो बोले सर अभी आप नहीं लाएंगे तो कौन कैसे लाएगा? होगा, आना तो आपको ही पड़ेगा। आप गीतकार आप लाइए, हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बड़ा असमंजस में था, क्या करूं क्या करूं। सेकंड डे मैं हिमेश के जब घर पहुंचा तो झूले पे वो झूल रहा था। गुजराती है, जी। जी। झूले का बड़ा शौकीन। हाँ। तो जैसे झूल रहा था तो एकदम मेरे को देखते ही वो स्टॉप हो गया और खुश हो गया। बोले आ जाओ सर, रास्ता मिल गया मेरे को। तो उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के रखी थी। अच्छा। इस शब्द को लेके उन्होंने खास ट्यून थी, ओ जब प्यार किया तो डरना क्या, यहां तक करके रखा था। जी। अब इसके आगे पीछे जोड़ना था। अच्छा। तो मैंने कहा यार अभी इसके आगे कैसे जोड़ूं। फिर मैंने कहा कि देखो यार ये गाना मैं लिख सकता हूं लेकिन मेरे को कुछ सोचने दो। मैंने हसरत साहब की वो बात को याद रखते हुए मैंने मेन जॉब पे आया ही नहीं, मैंने गाने को फालतू जगह से शुरू किया। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो भी सोचे हमको करना क्या। और फिर हिमेश की ट्यून ये ऐड हो गई, प्यार किया तो डरना क्या। फिर एक लाइन लेके आए, ओढ़ली। ओढ़ली शब्द जो है ना ये मैंने इजाद किया था कि ओढ़ली क्या, चुनरिया तेरे नाम की। क्या बात है। जब ये गाना लोगों को पसंद आया जी। तो मैंने हसरत साहब को नमन किया। वाकई में प्रोड्यूसर को कोई चीज अगर परोसनी है तो बहुत सारी उसमें विविधता लानी पड़ेगी, विविधता लानी होती है और उसको सब देना पड़ेगा। उसमें से वो कुछ का चयन कर सकते हैं, कुछ छोड़ सकते हैं। ये गाना जब हिमेश ने सलीम भाई को घर पे जाके सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया, सलमान भाई को बहुत पसंद आया और इस गाने ने हम दोनों का कैरियर बनाया। तो ये जो कैरियर बनाने वाला गीत है जी, ये सुनते हैं तब आगे चलते हैं। बिल्कुल सुनेंगे। ओढ़ली
चुनरिया तूने मेरे नाम की ओढ़ ली, चुनरिया तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ओ जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले, जब से तुम हो मिले मिट गए सब गिले। मैंने भी ये तय किया है आएगी तेरी डोली मेरे ही अंगना। ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नाम की। चाहे दुनिया जो भी सोचे हमको करना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। हो जब प्यार किया तो डरना क्या। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। तौबा तौबा ये आंखें कहती हैं सौ सौ बातें। जाने कैसा जादू है मेरा दिल बेकाबू है। रब से जब मांगा बस तुझे मांगा। रब से जब मांगा बस तुझे मांगा। प्यार की बिंदिया चमका दे तू मुझको, कंगन पहना दे तू, कर दे शगुन सजना। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। तो दोस्तों ये कहानी थी इस गीत के बनने की, और किस तरह से कहां से कौन कौन से शब्द और कौन सी लाइनें जोड़ी गई और बना ये खूबसूरत सा गीत। सुधाकर जी, जैसा कि आपने कहा कि आपका करियर बन गया इससे, गाने तो उससे पहले भी आपने बहुत सुंदर सुंदर लिखे। जी, कई बार ऐसा होता है कि जी। हम लोग बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन जब तक नोटिस में नहीं आता काम तो ये दुनिया उस काम को काम नहीं मानती। जी मेरा पहला गाना शंकर जयकिशन के साथ रिकॉर्ड हुआ, और जब मैं डायरेक्टर बना, ये एक छोटी सी कहानी ये है कि जब मैं हसरत साहब से गीत सुन रहा था जी। तो रात को मैं फ्री हो जाता था। अच्छा। क्योंकि दिन भर तो उनके साथ
मैं हो जाता था। अभी रात को उनके घर तो नहीं सो सकता और मेरे पास कोई घर नहीं था, तो मैं कोशिश करता था पाली हिल पे घूम के टाइम पास करता रहता था। उसके बाद किसी भी स्टेशन पे सो जाता था, जितना भी टाइम पास कर सकते थे उन दिनों ऐसा होता था। तो एक बार मैं पाली हिल पे ऐसे घूम रहा था, तो एक एक्टर है मारुति साहब, वो बरांडे में घूम के कुछ अपना एंजॉय कर रहे थे जी। मैंने देखा यार ये मारुति साहब हैं, तो मैं ऐसे खड़ा होकर उनको देखने लगा, तो उनकी नजर पड़ी, लाइट वाइट सब ऑफ थी, वो छोटी स्ट्रीट लाइट में उनका चेहरा दिख रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देखा और मैं कहा भाई कौन हो आप? तो मैं कहा सर मैं तो आपका फैन हूँ, ऐसे ही आपको देख रहा हूँ जी। तो मैं जब जाने लगा तो उन्होंने कहा इधर आओ, क्या मेरे फैन हो, कौन सी पिक्चर देखी? तो मैंने उनकी लुटेरा देखी थी जी। मैंने कहा सर लुटेरा देखी मैंने। अच्छा, वो भी ताजा ताजा ही देखी थी जी। तो मुझे सब याद था उसका तो मैंने सब बता दिया उनको। काम कर गया वो। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या करने आए हो बॉम्बे? तो मैंने कहा सर मैं तो गीतकार बनने आया हूँ। तो बोले कोई गीत सुनाओ। तो मेरे को तो ये था कि उस टाइम गाने का भी शौक था, ये सब भी था, तो मैंने फटाफट गाना सुना दिया उनको, 1 2 3 4। मेरे को बोले कल आना। मैं नेक्स्ट डे गया और उन्होंने नाश्ता वाश्ता कराया और कहा कि देखो गीतकार तो तुम बाद में बन जाना, तुम मेरे साथ आ जाओ। अच्छा। तो उन्होंने अपना बॉय बना लिया, वो कहीं शूटिंग करने जाते थे, मैं बैग उठा के उनके साथ चला जाता था। तब आपको कहीं से ये नहीं लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना, आपको ना रहने की जगह है, ना खाने का ठिकाना है, ना कोई आपका यहाँ रिश्तेदार है, कोई फोन फैसिलिटीज भी नहीं है। आप किसी से बात भी करोगे तो उस टाइम पे ट्रंक कॉल बुक करानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल था। तो परिवार के कोई भी सदस्य यहाँ पर आपके साथ नहीं थे? कोई संपर्क में भी नहीं था। ऐसे ही संघर्ष आप कर रहे थे? ऐसे ही संघर्ष कर रहा था। तो उन्होंने, मारुति साहब ने काफी, मैंने साल 1.5 साल उनके साथ निकाला, फिर कभी शंकर जयकिशन के यहाँ निकाला, कभी हसरत साहब के यहाँ निकाला, ऐसे सब टाइम निकल रहा था, टाइम हो रहा था। और उसी बीच में मुझे लगा कि मेरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मारुति साहब ने मुझे किशोरदा से मिलाया। अच्छा। और जब मैं किशोरदा से मिला तो मारुति साहब ने कहा कि किशोर वो एक असिस्टेंट की जगह खाली थी ना, इस लड़के को रख ले। तो साहब ने पहली बार ही मैंने किशोर कुमार को नजदीक से देखा, जिसको रेडियो पे सुनते आए थे। तो मैं तो ऐसे ही घबरा रहा था, किशोर कुमार हैं ये। तो मैंने उनके पैर छूने चाहे, वो पीछे हट गए। अच्छा। तो फिर मैं भी हट गया, मैंने कहा शायद भाई नहीं छूने देंगे तो फिर अच्छा नहीं लग, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कहाँ का रहने वाला है? मैं बोला हरियाणा। अच्छा तू हरियाणवी है? जी। चल लग जा काम पे। और मैंने उनके साथ ऐसा काम करते हुए 18 साल बिताए। मैं वहीं से डायरेक्टर बन के निकला, एक्चुअल में फिल्म डायरेक्टर बन के निकले। भाई देखिए, जब मारुति साहब को आपने इतने गीत सुनाए तो यहाँ हमारी भी फरमाइश है कि कोई एक गीत यहाँ अपनी पसंद का सुना दीजिए। जी, मुझे याद आ गया, मैं मारुति साहब को जो गीत सुनाया वही आपको सुनाता हूँ। स्वागत। एक मेरा गाना था जी, चांदी की डाल पे सोने का मोर। क्या बात है। और ये बाद में रिकॉर्ड हुआ सलमान भाई के लिए हेलो ब्रदर में। मैंने तो ऐसे ही लिखा था, चांदी की डाल पे सोने का मोर, ताक झांक ताक करे नीचे का चोर। जी। मेरी भी मर्जी है, तेरी भी मर्जी है, कुदरत की अर्जी है, बाकी सब फर्जी है दुनिया में बस एक ही शोर, चोर चोर चोर, चांदी की डाल पे सोने का मोर। लेकिन जब ये गाना फिल्म में रिकॉर्ड हुआ तो हिमेश भाई ने इसके शब्द काफी मुझसे बदलवाए जी। और चूंकि अभी फिल्म में लग रहा था तो उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने इसको ढाला। और जब ये गाना बन के तैयार हुआ तो हमने ये तय किया कि इस गाने को सलमान भाई खुद गाएंगे तो सुपर हिट होगा। और सलमान भाई की लाइफ का ये पहला गाना है जो उन्होंने अपनी वॉइस में गाया। क्या बात है। और ये ऐसा गाना है जो कि गोविंदा के मौके पे होता है, और इसमें गोविंदा और आला रे आला शब्द यूज मैंने नहीं किया। ये अलग ही तरह का गाना, अलग तरह का गाना जी। तो सुनते हैं ये गीत। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, करे नीचे का चोर।
मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है, मौसम बड़ा बेईमान है, दिल ये मेरा परेशान है, समझाऊं कैसे ये दिल है दीवाना, बस में नहीं दिल का ये आना जाना, होती है जालिम ये दिल की लगी, होती है जालिम ये दिल की लगी। जाने जा दीवाना जा, ऐसे बात ना बढ़ा। जाने जा दीवाना जा, ऐसे बात ना बढ़ा। आया है लेकर ये टोली कहीं से, किस्सा सुना होगा तुमने किसी से। चोरों को भी पड़ जाते हैं मोर, चोरों को भी पड़ जाते हैं मोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, ताक झाक ताक करे नीचे का चोर। मटकी दिखा तू तोड़ के, या दौड़ जा गली छोड़ के। मटकी दिखा तू तोड़ के, या दौड़ जा गली छोड़ के। आए गए तुझसे कितने टपोरी, मटकी अभी तक है ये कोरी कोरी। पीछे हटा रे अपने कदम, पीछे हटा रे अपने कदम। तेरी मटकी तोड़ेंगे, ऐसे हम न छोड़ेंगे। तेरी मटकी तोड़ेंगे, ऐसे हम न छोड़ेंगे। मौसम जवानी के न बीत जाए, किस्सा सुनो एक हम भी सुनाए। चोरों के घर भी आते हैं चोर, चोरों के घर भी आते हैं चोर। तो दोस्तों, ये गीत जो अभी हमने सुना, उसकी रचना कितने साल पहले हो गई थी, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सुधाकर शर्मा जी। कितने साल पहले ये रच दिया था आपने इस गीत को? ये रिकॉर्ड होने से कम 20 साल पहले लिखा। आपने लिख दिया था? जी, वो गांव में थे, ऐसे ही बस लिख लेते थे। हमें ये तो तमीज नहीं थी कि गीत कैसे लिखा जाता है, सिचुएशन क्या होती है, बस हम तो गांव के हिसाब से लिखते थे जी। लेकिन जब ये सिचुएशन आई और तो मैंने काफी चीजें बनाई, तो ये हिमेश भाई को बहुत पसंद आया कि यार ये कुछ अलग चीज का है, मुखड़ा हम ऐसा कर लेते हैं, अंतरा कुछ ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हिमेश भाई बहुत इसमें बड़ा इंटरेस्ट उनको लगा, क्रिएटिव है। तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो ये हमने गाना फिर आज के हिसाब से ढाला जी, और चूंकि फिल्म में लग गया था, और ये गाना आज भी जब भी सेलिब्रेशन होता है गाना जरूर बजता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी जो कहानी है, या जो आपने यहाँ पर सफर किया, संघर्ष किया जी, और जिस तरह से हसरत जयपुरी साहब हैं या शंकर जी हैं, इन लोगों ने जिस तरह से आपकी मदद की, आपको रखा, जी, क्या लगता है आज की तारीख में कोई क्या ऐसा कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो लोग ही और थे। वो ऐसे लोग थे कि अगर कोई भगवान की सूरत मूरत होगी, ऐसे ही लोगों की जैसी होगी। शंकर जी वाकई में शंकर जी ही थे, और किशोरदा ही थे। उनको लोग ऐसा बहुत सारे सोचते हैं कि वो सिर्फ कॉमेडियन थे या वो लापरवाह जैसे थे, ऐसा नहीं था। किशोरदा इतने ग्रेट थे
कि जब मैं उनसे अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए गया तो मैं जाके खड़ा हुआ, तो चूंकि मैं तो असिस्टेंट था जी। तो उन्होंने पता नहीं कहां से पता कर लिया था कि मुझे कोई फिल्म डायरेक्शन के लिए मिली है। अच्छा। तो मेरे को बोले, अच्छा तेरे को पिक्चर मिली है, तो तूने प्रोड्यूसर को बोल दिया होगा कि किशोर कुमार तो मेरी मुट्ठी में, वो तो गा देगा और मैं कम पैसे दूंगा और मैं ले आऊंगा, ऐसा वैसा सब बोलना शुरू किया। जी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में बोला कि सर मैंने बोला तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी फिल्म में नहीं गाएंगे तो फिर मुझे लगेगा आपका आशीर्वाद नहीं मिला। तो उन्होंने बोला मैं 18,000 रुपए लूंगा जी। और तेरा बजट 14,000 रुपए या 13,000 रुपए होगा मतलब। बोले नहीं मैं सब समझता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा सर मेरा 13,000 रुपए है। तो बोले नहीं मैं 18,000 रुपए लूंगा। चल हाँ। ठीक है गा दूंगा। 2-3 दिन के बाद मैंने प्रोड्यूसर को बोला भाई अगर गवाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। हम लोगों ने गवाया जी। और वो फेमस में गाना रिकॉर्ड हुआ। बदकिस्मती ये थी कि ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो शंकर जी इस दुनिया में नहीं थे, वो बना के चले गए, रिकॉर्ड बाद में हुआ। जी। तो जब उन्होंने गाना वाना कर लिया तो मेरे को बोले कि चल गाड़ी में बैठ। तो मैं गाड़ी में बैठा और 18,000 रुपए निकाल के मुझे दे दिए। वापस कर दिया? वापस कर दिए। कहा बेटा तुझे मेरी कसम है प्रोड्यूसर को मत लौटाना और तुम जाके सीधा अपनी बीवी को देना। इस पिक्चर का कोई भरोसा नहीं, बनेगी नहीं बनेगी। और मेरे कंपनी में तुम्हारी तनख्वाह चालू है, हर 1 तारीख को आके पेमेंट लेते रहना जब तक पिक्चर रिलीज ना हो। ओहो। तो बताइए ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? लोग उनकी बातें सिर्फ कंजूसी की करते हैं करते। कोई कंजूस नहीं थे वो। 40 आदमियों का पेट पालते थे और एक भी पिक्चर रिलीज नहीं होती थी। इसको कंजूस बोलते हैं। हमारे घर चले, हमारा कैरियर बना, हमें इतना सब, वो पैसे से मैंने लाइफ में पहला झोपड़ा खरीदा। क्या बात। अपना ऑन। आज जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ इसकी बुनियाद उनके 18,000 रुपए ही है। बहुत आश्चर्य की बात है। जी। और ऐसे देना जिसको कहते हैं ना गुप्त दान, जिसको बिल्कुल। कहना चाहिए कि आपको दे दिया, लेते वक्त 1,000 रुपए भी कम नहीं किए। हाँ। और देते वक्त पूरे दे दिए। पूरे दे दिए। और शायद इसीलिए ज्यादा लिया, शायद, या पूरा लिया कि आपको वो दे सके ठीक ठाक पैसा। पता नहीं, वही जान सकते हैं। सच बात है जो आप बात कह रहे हैं कि अगर धरती पर कहीं कोई भगवान है तो इस तरीके के लोग थे जो पहले के लोग थे। अभी भी कहीं होंगे, कुछ लोगों को मिलते होंगे, तभी कुछ लोग बनकर आते हैं। तभी हरियाणा के किसी गांव से बंदा उठता है सुधाकर शर्मा जैसा और यहाँ पर इतने हजार गीत लिख देते हैं। और लिखने के बाद लोगों की जुबान पर चढ़ते हैं ये गीत। किशोर दा की इतनी बात हो रही है तो कोई गीत यहाँ सुनते चले उनका। जी, उनका गीत जिंदगी का सफर है। ये कैसा सफर? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गीतकार सुधाकर शर्मा जी। हजारों गीत 5 भाषाओं में लिख चुके हैं और संघर्ष जो उन्होंने किया है, जिसके लिए आश्चर्य किया जाए कम है। इतना आसान नहीं है जितना आप आसानी से इस वक्त बता रहे हैं। जब आपको सफलता मिलने लगी तब कैसा लगा आपको कि ये जो दिन आपने गुजारे हैं कैसे थे? रेनू जी, एक्चुअल में हुआ क्या कि जब मेरा सफर शुरू हुआ जी, तो इतनी बड़ी जगह से शुरू हुआ। जैसे जब शुरुआत हुई बहुत प्लेटफार्म छोटी जगह से हुई, लेकिन मेरे कैरियर की शुरुआत बहुत बड़ी हुई। शंकर जयकिशन का म्यूजिक, किशोर दा के यहाँ से मैं निकला, और जितने उस टाइम पे जो माहौल था वो माहौल ऐसा था कि मेरी इज्जत, सभी लोग प्यार करते थे, इज्जत देते थे, क्योंकि मैं किशोर कुमार का आदमी था। मैंने जो पिक्चर शुरू की वो शंकर जयकिशन को लेके शुरू की और मेरा पहला गाना मन्ना डे साहब ने गाया। क्या बात है जी। तो मन्ना डे साहब बोले कि मैंने गाना छोड़ दिया है, बोले लेकिन शंकर ने बोला है तो मुझे गाना पड़ेगा। अच्छा। तो विशेष गाना है और मैं चाहूंगा कि ये गाना आप जरूर सुनाएं। गोरी फिल्म का है जी। दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार। दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार, दुल्हन का सच्चा बचपन चढ़ा दिया, 20 बरस जिस गोद में खेली उसको भुला दिया, चुटकी भर सिंदूर के बदले, चुटकी भर सिंदूर के बदले छोड़ चली घर बार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार, दुल्हन का सच्चा प्यार। तो दोस्तों, ये गीत जो अभी हमने सुना उसकी रचना कितने साल पहले हो गई थी, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं सुधाकर शर्मा जी। और मेरा पहला गाना मन्ना डे साहब ने गाया कि उस तरह से जब मेरा शुरुआत हुआ तो सेकंड पारी के जो सिंगर थे जी, जिनमें नितिन मुकेश, शब्बीर कुमार जी, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति, इन लोगों ने मतलब मेरा इतना साथ दिया कि मुझे बाहर काम इसलिए मिलता था कि मैं इनको ला सकता था हाँ, आसानी से और कम पैसों में। तो लोग मुझे काम देना शुरू कर दिया, यार सुधाकर को ले लो, वो सिंगर ले आएगा। तो मुझे भी शौक लगा और इन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया। आज तक ये मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इन सब की बदौलत ही मेरा कैरियर आगे बढ़ा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कहना चाहिए। हाँ, लेकिन उनका साथ
की बात होती है। जी। जैसे कि मेरा जो पहला गाना जो सुपरहिट हुआ मेरा और हिमेश का, वो कुमार शानू अलका याग्निक ने गाया। जी। और जब हिमेश भाई ने ये बात तय की कि इस गाने को अगर कुमार शानू अलका याग्निक गाएंगे तो सर ये गाना सुपरहिट होगा, जी। तो मैंने दोनों को अप्रोच किया और दोनों ने बड़े प्यार से गाना गा दिया और मेरा गाना सुपरहिट हो गया। जी। शायद वो नहीं गाते तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना हिट होता कि नहीं होता। उन्होंने प्यार से गाया, फिर उदित नारायण को हम लोगों ने अप्रोच किया, जी। फिर उन्होंने आके गाने गाए। शान एक सिंगर हैं जी। आज तो बहुत बड़े हैं। उनका एक बड़ा अजीब वाकया है क्या? कि मैं जब भी उनको फोन करता था तो पूना में होते थे। अच्छा। 2-3 बार ऐसा हुआ। मैंने कहा भाई ये पूना और बंबई का सफर कब तक चलेगा, फला दिन एक गाना है आप आ जाओ। जी। तो वो ऑटो में बैठ के आ जाते थे। अच्छा। गाड़ी वाड़ी उनके पास थी नहीं और बैठ के एकदम आम जैसे चप्पल पहनी पैंट पहनी आ गए। तो मैं बोलता था यार ये एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा, अभी इससे बना के रखो। तो एक दिन मैंने उनको डांट दिया। मैंने कहा यार क्या तू सिंगर है, कॉपी लाता है ना, पेन लाता है ना, कुछ करता है, ऐसे ही चला आता है, मतलब क्या यार, डायरी वायरी लेटर छपवाओ, कुछ खर्चा करो। तो एक दिन मेरे को आया और एक स्कूल की नोटबुक लेके आया। अच्छा। बोला देखो सर मैं आज नोटबुक लाया हूँ, पेन भी लाया हूँ, तो मैंने फिर लिख लेगा ना। हाँ। और मैडम उसने सब कुछ किया और कॉपी पेन उधर ही छोड़ के चला गया। आज इतनी बड़ी जगह पे है लेकिन मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की उसने भी। और मैं समझता हूँ कि ऐसे सिंगर भी कभी कभी आते हैं जो जब तक माइक पे नहीं जाते आपको लगेगा ही नहीं ये गा सकता है। जी। वो जी बस ऐसी ही मस्ती में रहता है, लेकिन जब वो माइक पे जाता है तो कमाल करता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका। एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि नोटबुक लाते हैं, तो क्या आप लोग जब गीत कहते हैं तो सिंगर को कैसे देते हैं गीत आप लोग गाने? मैं कुछ राइटर हैं वो लिख के लाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मैं जो है ना मैं हाथ से गीत लिखता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ मेरा म्यूजिक डायरेक्टर लिखता है या मेरा असिस्टेंट लिखता है। मैंने जो हाथ से गीत लिखा वो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो मेरे नाम से नहीं हुआ, तो मेरे दिमाग में घुस गया। ये एक टोटका है, मतलब टोटका है, मैं गीत लिखूंगा अच्छा। नहीं। तो पहले कैसे चलता था? जो मैं गांव से लिख के लाया तब तक तो मुझे अच्छे बुरे की भी तमीज नहीं थी ना। हाँ, हाँ। वो तो डायरी में जब तक मैं लिखूंगा नहीं कैसे आएगा। आजकल जो गीत लिखता हूं तो उसकी मुझे सिचुएशन मिलती है, उसकी कहानी मेरे पास होती है, तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता हूं तो और उसको लिखवा देता हूं, तो वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है। तो यानी कि आप एक बार में लिख देते हैं? जी, 10 या 12 मिनट मुझे लगते हैं ऐसा गीत लिखने में। हम लोग तो 5 बार 6 बार काटते हैं एक सिंपल सी एक लाइन लिखने के लिए। नहीं, इतने में तो मैं पूरी पिक्चर लिख दूंगा। क्या बात है। जी, मेरा एक रिकॉर्ड है। एक मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा मेरे पास 50 ट्रैक हैं, तो आप मेरे को साईं बाबा के 50 भजन लिख दीजिए। तो मैंने कहा लिख दूंगा। तो हम लोग रेणु जी 11:30 बजे रात को मैंने 2 असिस्टेंट बुलाए लिखने के लिए। उसने ट्रैक मेरे को सुनाए, मैंने सुबह 5 बजे तक 50 के 50 साईं बाबा पे लिख दिए। बहुत आश्चर्य की बात है। बाबा का कमाल है, हमारा कुछ कमाल नहीं है, हमारे गुरु का कमाल है। देखिए सुधाकर जी, क्या है कि अगर हाथ से लिखना हो तो आदमी कहेगा चलो दाएं हाथ से भी लिख लिया, बाएं हाथ से भी लिख लिया, ये हुनर है तो आप एक साथ आपने इतना काम कर लिया। लेकिन बोलने के लिए तो एक ही मुंह है। हाँ। और आप ही बोलने वाले, तो इतने गाने एक साथ लिखना वाकई कमाल की बात है। मैं समझता हूँ कि ये सब विद्या मैंने किशोरदा से सीखी। वो चलते चलते गाना बना लेते थे। ऐसा मतलब गाड़ी में यहाँ से बैठे और लैब तक हम लोग गए, तब तक वो गाना जो उन्होंने कल सुनाया था वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, दूसरा ही हो रहा है, वो रास्ते में बना लिया उन्होंने। किशोरदा एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। चांदीवली स्टूडियो था, तो हम लोग गाना पिक्चराइज कर रहे थे और लीना जी के साथ उनका नई शादी हुई थी जी। और उन्होंने कुछ भलता गाना शुरू कर दिया। अच्छा। साहब ने कैमरा चालू रखा और उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। और बाद में जब हम एडिटिंग में आए तो उन्होंने पुराने ट्रैक को कैसे नए ट्रैक से मिला के उस गाने को वापस डब कर दिया, लिप सिंक मिला के। वो किशोरदा का कमाल है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं 18 साल जो आपने उनके साथ गुजारे, उनसे बहुत कुछ सीख लिया। बहुत कुछ। हर गाने की सिचुएशन हमको देते थे और सुनते भी थे, 3-3 4-4 बार लिखवाते थे। अच्छा। और एंड में अपने कुर्ते में से कागज निकालते थे, रिकॉर्ड वही होता था। ये भी हमें देखिए उस वक्त तो थोड़ा बुरा लगता था, आज हमें पता लगता है कि वो हमको ट्रेनिंग दे रहे थे।
हमको सिखा रहे थे। गाने को कैंसिल ऐसे ही नहीं करते थे, बोलते थे ये अंतरे का क्या मतलब है, ये लाइन क्यों लिखी है, इसकी जगह कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है वो नहीं बताते थे, ये कुछ और हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है। हाँ, हम और में फंसे रहते थे, फिर और लेके जाते थे, लेकिन एंड में तो उनके ही जेब से निकलने वाला है। हर बार जब किशोर दा के बारे में बात होती है जी, तो कुछ नया सुनने को मिलता है हर व्यक्ति से। किशोर दा ऐसे ही थे, अगर दिन में 50 बार देखो वो नए ही दिखेंगे आपको, पुराना किशोर कुमार दिखेगा ही नहीं। ऐसे हरफन मौला गायक, शख्सियत, क्या कहा जाए उनको, अब आप जैसे कह कोई रहे हैं, नाम नहीं दे सकता, हर जगह फिट होने वाले। जी। सुधाकर जी, बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपने पहले भी जैसे संघर्ष किया, ग्रैंड रोड पर रहे, हसरत साहब से मुलाकात करते रहे, तो वहां से भी बहुत चीजें सीखते रहे, लेकिन आपने जैसे कहा किशोर दा के पास रहते हुए आपने फिल्म बनाना सीख लिया, तो ये कैसे हुआ? हुआ ये कि मेरे को ये बात समझ में आ गई कि जहां मजरू साहब हैं, आनंद बख्शी साहब हैं, अनजान साहब हैं, इंदिवर हैं, प्रदीप जी हैं, भरत जी हैं, इतने बड़े बड़े हैं, मेरी दाल नहीं गलेगी। तो मेरे भरण पोषण के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जी। तो मैं पान की दुकान तो नहीं खोल सकता हूँ। तो एक विधा मुझे ऐसी सीखनी थी। मुझे मारुति साहब ने ये कहा कि तुम सब कुछ कर लेना, मैं तुम्हें ऐसी लाइन दूंगा कि उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो, पहले डायरेक्शन सीखो, फिल्म कैसे बनती है वो सीखो। तो मेरे लिए नई बात तो थी, लेकिन मुझे एक समझो कि सामने से ऑफर था जी। तो मैंने उसमें बहुत मेहनत की। मैंने वहां भी स्पॉट बॉय से लेके जितने काम होते हैं, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हूं तो मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूं तो ये साफ नहीं करूंगा, टेबल नहीं उठाऊंगा, कुर्सी नहीं बिछाऊंगा, या चाय नहीं लाऊंगा। अगर मेरे को किसी आर्टिस्ट ने बोल दिया कि यार स्पॉट बॉय को बोलना चाय दे के जाए, चाय मैं खुद ही लाता था, ए लीजिए। तो दादा मुनि को एक बार मैं चाय लेके गया तो उन्होंने मेरे को बोला तू क्यों लाया, लड़का कोई दूसरा नहीं है जी। मैं दादा मुनि मैं इसलिए लाया कि एक बार और आपको देख लूंगा। क्या बात है। तो बोले मैं तो पूरे दिन इधर ही हूँ, मैं पूरे दिन चाय पिलाऊंगा। तो केवल गीतों से नहीं, अपनी बातों से भी आप लोगों को खुश कर लेते हैं। मेरे पास और कोई चीजें नहीं थी, या तो मैं अच्छी बात करूं या अच्छे गीत लिखूं। बाकी मेरा जैसे भाई लोगों के पेरेंट्स का नाम बड़ा होता है जी। या लोग गाड़ियों में चलते हैं या बहुत खूबसूरत होते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा जो मेरे पास है ही नहीं मैं उसको तो ला नहीं सकता, लेकिन अपने व्यवहार में मुझे अगर लोगों का प्यार मिला तो शायद रास्ता भी मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इससे भी जरूर मुतासिर होंगे। प्यार ऐसी चीज है, प्यार से बोलना, आपका व्यवहार ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोगों को आपका मुरीद बना देता है और आप उनके चहेते बन जाते हैं और बहुत सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ये इसका एक मैं तुरंत आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे गाने सुपर हिट हुए, उनका म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया थे। हाँ, अधिकतर। लेकिन उनके पिताजी हैं विपिन भाई रेशमिया, उनके साथ में स्टॉक लिखने बांद्रा से ट्रेन पकड़ के महालक्ष्मी जाता था। अच्छा। और उनके साथ गाने लिखता था। उनके साथ मेरा काफी याराना भी था। उन्होंने ही हिमेश को बोला कि तू जो है ना इनके साथ गीत ये लिखेंगे, तू ट्यून बना। तो मेरा एक्चुअल में तो शुरुआत उन्होंने कराई, पिता ने उनके। तो अभी शायद कोई विधा बची नहीं है जिसमें वो महारत हासिल ना कर सके हो। तो उनका बहुत बड़ा नाम है, सब कुछ है जी। तो एक दिन विपिन भाई का फोन आया 27 साल के बाद, बोला मैं कुछ भजन करना चाहता हूं। मैंने तुरंत इधर से कहा सर मैं कब आऊं, और हम दोनों फिर काम कर रहे हैं। वाह। लगभग हमारे 25 भजन रिलीज हो गए हैं और महीने में 3-4 भजन हम बनाते हैं। उनको काम करने का इतना शौक है कि उनकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी वो जो है ना बस उसी में लगे रहते हैं। अच्छा। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था व्यवहार और प्यार का। आज देखिए साहब उनके पास बड़े बड़े राइटर उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो वहां पे हैं, लेकिन पिता ने अगर काम शुरू किया तो मुझे ही याद किया। ये बड़ी बात है मेरे लिए। ये व्यवहार की बात है जो कि याद रह जाता है जी। काम के साथ साथ व्यवहार बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिल रही हैं सुधाकर जी। नहीं, और तो नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके से व्यवहार की बात हो, संघर्ष करना, संघर्ष के बाद भी बड़े मुस्कुराते हुए उसको बताना, ना कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी लोग बताते हैं कि अरे मैं तो बड़ा परेशान था, लेकिन उसको भी आपने शायद बड़े हौसले के साथ उसको गुजारा। फिर धीरे धीरे ये बताइए आपके परिवार से कैसे फिर जुड़ा हुआ और फिर आप कैसे वापस हुए वहां? हम लोग 4 भाई थे, मेरे एक भाई की डेथ हो गई और मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी, रात दिन वो रोती रहती थी, उनका जवान बेटा गया था
और वो तन्हाई बहुत फील कर रही थी। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि बेटा देखो, मैंने तुम्हें बॉम्बे जाने से नहीं रोका जी। तुम जाना चाहते थे, गए, तुमने जो भी करना था किया, कर लिया, हाँ। और कर रहे हो। तब तक मैं सफल तो नहीं हुआ था, लेकिन कर रहे हो। तो तुम एक बात मान लो, हमारी शादी कर लो तो घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारी माँ का दिल लगा रहेगा जी। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या आप सबसे बड़े थे भाइयों में? मैं सबसे बड़ा अच्छा। था। तो मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद उनको लगा कि इसका काम बंबई में तो हो नहीं रहा, शादी हो जाएगी तो ये बंबई छोड़ के वापस चला आएगा। लेकिन हो गया उल्टा। 2 साल बाद मेरी बीवी बंबई आ गई। आप एकदम सफल हो गए इधर। बस यहाँ मुझे काम मिलने लगा और मुझे लगा कि अब मैं फैमिली को रख सकता हूँ। तो मिसेज मेरे साथ आ गई। मम्मी डैडी मान गए कि भाई चलो ठीक है, अगर आप साथ में रहना चाहते हो तो साथ में वो रही। लेकिन हम लोग ऐसे ही झोपड़पट्टी में रहते थे। अच्छा। और काफी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो रहते मैं इसका क्रेडिट पूरा मैं अपनी मिसेज को दूंगा कि उसने कभी मेरे को कोई फरमाइश नहीं की है, कभी कुछ मांगा नहीं, यहाँ तक कि कभी उसने बाजार घूमने के लिए भी नहीं बोला। ये बहुत बड़ी बात है। मुंबई का नाम आते ही इंसान यही सोचता है कि मुंबई जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, एक स्वप्न लोक सा लगता है। और ऐसे में हरियाणा की ही होंगी शायद भाभी जी? नहीं, वो दिल्ली की हैं। दिल्ली की, प्योर दिल्ली की हैं। दिल्ली फिर भी उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं की। ये बहुत सौभाग्यशाली है आप। बिल्कुल बिल्कुल जी। और फिर मेरा परिवार आगे बढ़ा। मेरी 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है मनीष। तो उन सब की परवरिश उन्होंने कैसे की, कब की, वो मुझे कुछ नहीं मालूम। वही सब पूरा आज भी संभालती हैं। मैं सिर्फ काम करता हूँ और चंद पैसे कमाता हूँ। क्या बात है। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके माता पिता ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया। जी। और कहीं भी बाधक नहीं बने, कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी ने एक ही बात मेरे को कही थी कि बेटा तुम जो करना चाहते हो जी, वो सिर्फ बंबई में ही हो सकता है। मेरे फादर टीचर थे जी, और वो बहुत पढ़े लिखे, ट्रिपल MA है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम मत करना कि जिसको करने के बाद हम शर्मिंदा हों और तुम्हारी जिंदगी खराब हो। बाकी अगर जब भी तुम्हें लगे कि वहां कुछ नहीं हो रहा तो लौट आना, यहाँ तुम्हारा सब कुछ है। ये बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट था उनका। और लेकिन मैंने भी उनसे कभी भी यहाँ रहते हुए 1000 रुपए 100 रुपए भी नहीं लिए। मैंने जो कुछ किया यहीं से किया, जैसे भी जिया यहीं जिया, क्योंकि मैंने उनको ये महसूस नहीं होने दिया। हालांकि वो सब समझते हैं, लेकिन मैंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं परेशान हूं, मुझे इतने पैसे दे दो, ये कर दो, या पैसों की जरूरत है, मैंने कभी जाहिर नहीं की। लेकिन वो ऊपर वाले ने सब हाथ पकड़ा और मेरा सब काम होता। क्या बात है। परदेसी मैंने मोहब्बत कर ली। अभी आपने सुना गीतकार सुधाकर शर्मा से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब ये कार्यक्रम संपन्न होता है। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर की कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।